यूं तो इस म्यूजियम में देखने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन हम आपको ले आए हैं यहाँ शरण रानी गैलरी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। और यहाँ अगर आप देखते हैं तो इसराज, गोतवाद्यम, रावण हत्था, कितने तरह के ऐसे पारंपरिक वाद्य यंत्र यहाँ रखे हुए हैं जो सदियों पुराने हैं और ये दिखाते हैं हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की ही एक झलक। आज के इस अंक में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ शख्सियतों की जिन्होंने हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भी सहेजा, हमारे लोकगीतों को भी सहेजा और हस्तशिल्प कला को भी आगे बढ़ाया। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, करते हैं आगाज। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हमारे देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ही एक उदाहरण है ये वाद्य यंत्र जो आप देख रहे हैं, जिसका उल्लेख वैदिक काल से किया जाता है, जब वैदिक अनुष्ठानों के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। 100 तारों वाले इस वाद्य यंत्र को कहा जाता है शततंत्री, जिससे निकला है कश्मीर का वाद्य यंत्र संतूर। गुलाम मोहम्मद जज कश्मीर के हैं और उनका परिवार पिछले 200 सालों से संतूर बना रहा है। स्वयं गुलाम मोहम्मद जज भी 12 साल की उम्र से ही संतूर बना रहे हैं। आज वो 81 वर्ष के हैं। इतने दशकों का समर्पण, इतने दशकों की लगन, और इसीलिए तो उन्होंने प्राप्त किया है पद्मश्री का सम्मान। श्रीनगर में झेलम के तट पर सदियों पुरानी कला विरासत फल फूल रही है। यही रहते हैं गुलाम मोहम्मद जज, जिनका परिवार पिछले 200 से भी अधिक वर्षों से वाद्य यंत्र संतूर बनाने के लिए जाना जाता है। 7 दशकों से भी अधिक समय से अपने हाथ से संतूर बना रहे गुलाम मोहम्मद जज अपने परिवार की 8वीं पीढ़ी हैं, जो इस विरासत को सहेजे हुए हैं। उन्हें कश्मीर का आखिरी संतूर शिल्पकार कहा जाता है। वे 12 साल के थे तब से बेहतरीन संतूर बना रहे हैं। हमारे फैमिली के लोग जो थे ना, हमारा बाप था, अंकल था, ग्रैंडफादर था, उसका फादर था। मैंने कहा ना पहले 7 पीढ़ी का काम है, सारे सब बनाते थे। जितने हम इंस्ट्रूमेंट बनाते थे, ये तार वाले, सारे इंडिया में एक कारीगर नहीं मिलेगा। इस वक्त भी मैं भी कहता हूँ, मेरा कमाल ऐसा है, अल्लाह के फजल से मैं सब चीज़ें बना सकता हूँ। ये कश्मीरी में कारीगर को ये हुनर अल्लाह ने खुद ही दिए है, न मशीन है न कुछ है, हाथों से बनाते हैं। बस बहुत खुशी हुई है जब ये सुना ना अवार्ड। हमने कह दिया हमने कौन सा बड़ा काम किया है, ऐसा अंजाम दिया है कि खुशी हो गई बहुत हमको। कोई हद नहीं रहा उसका। हमारे फैमिली वाले भी खुश रहे। इससे पहले मेरे गुरु थे, मेरे बाप दादा चाचा थे, जो थे उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो मुझसे बहुत, जो मैंने सीखा उन्हीं से बदौलत सीखा है। थोड़ा बहुत ऐसा भी नहीं सीखा है कि मैं उस बाब में समा जाऊं, ऐसी बात नहीं है। जो ये काम है बहुत मुश्किल काम है। संतूर बनाने के उस्ताद 81 वर्षीय गुलाम मोहम्मद रबाब, कश्मीरी सितार और सारंगी भी बनाते हैं। उन्हें संतूर बनाने का ऑर्डर देश ही नहीं विदेशों से भी मिलता है। वे पंडित भजन सपोरी, पंडित शिव कुमार शर्मा जैसे कला के दिग्गज उस्ताद के लिए भी संतूर बना चुके हैं। मैं गुलाम मोहम्मद जज साहब को बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ पद्मा अवार्ड के लिए। इनका जो कंट्रीब्यूशन है संतूर, खास तौर पे संतूर बनाने के एरिया में, वो ओवर दी जनरेशंस है। मुझे लगता है ये हमारे आर्ट और कल्चर फील्ड की अगर मैं खास तौर पे बात करूं, ये बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता लगता है कि उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, और लोग हैं जो देख रहे हैं। और मैं गवर्नमेंट को इस बात के लिए तहे दिल से मुबारक देता हूं कि उन्होंने इस किस्म से हमारे कंट्री के ट्रेजर को खोजा है। और मुझे लगता है कि इसका जो असर है आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, जो इंस्ट्रूमेंट मेकिंग में है, उनको भी बहुत आगे लाएगी कि वो अपने काम को लेके आगे चले। संतूर कश्मीर का पारंपरिक वाद्य यंत्र है, जिसका उद्गम कश्मीर की शैव परंपराओं में माना जाता है। संतूर सहित सभी वीणाएं मंदिर संगीत से जुड़ी रहीं और लोक संगीत का हिस्सा नहीं बनी।
संतूर को कश्मीर की संगीत संस्कृति में शास्त्रीय वाद्य का दर्जा दिया गया है। संतूर के सरताज गुलाम मोहम्मद जज को पद्मश्री के सम्मान के लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस म्यूजियम में ये सेक्शन बहुत ही खास है। क्यों? यहाँ तरह तरह के सरोद रखे हैं। 1850 ईस्वी से तब के सरोद रखे हैं यहाँ, अलग अलग डिजाइन के, जिनमें से एक ऐसा भी है जिसमें फिंगर बोर्ड कांच का है। और खास तौर पर यह सरोद बहुत खास है क्योंकि ये शरण रानी का पहला सरोद है। कौन थी शरद रानी जानते हैं आप? शरद रानी को क्वीन ऑफ सरोद कहा जाता है। 1930 के दशक में उन्होंने सरोद बजाना शुरू किया, जब मात्र पुरुष ही इसे बजाते थे। संभ्रांत परिवारों की महिलाएं तो वाद्य यंत्र बजाती ही नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और वो बनी क्वीन ऑफ सरोद। वैसे ये पैशन तो बहुत सारे हमारे देश के कलाकारों में देखने को मिलता है, जिनमें से एक है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल के मंगला कांति राय। 102 साल के हैं ये और 4-5 वर्ष की उम्र से ही ये बजा रहे हैं सरिंदा। एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है सरिंदा, जो आदिवासी वायलिन जैसा यंत्र होता है, ढोद्रो बनम उसी से बना है। और ये सरिंदा हमारा पारंपरिक वाद्य यंत्र है और अपने समर्पण के लिए मंगला कांति राय को मिला है पद्मश्री का सम्मान। पश्चिम बंगाल के सबसे पुराने लोक संगीतकार 102 वर्ष के जलपाईगुड़ी के सरिंदा वादक मंगला कांति राय, जिन्होंने 4-5 वर्ष की उम्र से ही सरिंदा वाद्य थामा और पिछले 8 दशक से इसी वाद्य के संरक्षण और प्रसार के प्रति प्रयासरत हैं। 10 से 30 तारों वाला वाद्य है सरिंदा, जिसके जरिए वे यूनिक बर्ड कॉल यानी पक्षियों की अनोखी आवाजें निकालने के लिए प्रसिद्ध हैं। मैंने कम उम्र में शादी कर ली और फिर अपनी पत्नी को भी गाना सिखाया। फिर हम दोनों गांव-गांव घर-घर जाकर गाना गाते थे। गांव के किसान, मजदूर, अमीर लोग हमारे गीत सुनकर खुश हो जाते थे और अनाज चावल देते थे। मैंने उस धान को बेचकर अपने बच्चों को पाला और एक घर बनाया। मुझे देश के कई राज्यों जैसे असम, कामाख्या, उड़ीसा, कर्नाटक, दिल्ली के प्रगति मैदान, कोलकाता, लखनऊ से फोन आए। मैं और भी कई राज्यों में गया। मेरी उम्र 102 साल है, इसलिए मुझे सब कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे रजत पदक से सम्मानित किया गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी बंगा रत्न दिया। मुझे अधिकांश लोगों से सम्मान मिला। मेरे 3 बेटे और 4 बेटियों की शादी हो चुकी है। मेरा परिवार नाती पोतों दामादों से भरा हुआ है और मैं अब भी सरिंदा बजाता हूँ। मंगला कांति राय ने गणतंत्र दिवस परेड, लाल किले से लेकर विभिन्न प्रतिष्ठित मंचों पर सरिंदा बजाया है। वे पिछले 8 दशकों से प्रस्तुति के माध्यम से सरिंदा वाद्य यंत्र को बढ़ावा दे रही हैं। आज गिने चुने संगीतकार ही सरिंदा बजाने में पारंगत हैं, जिनमें शामिल हैं मंगला कांति राय। श्री मंगला कांति रॉय जी एक कमाल के फोक आर्टिस्ट हैं वेस्ट बंगाल के, जिन्होंने सरिंदा नामक साज को इस प्रकार से साधा है कि पिछले 80 वर्षों से वो इसकी साधना में प्रचार में लगे हैं। पद्मश्री मंगला कांति रॉय जी को अनुराधा पाल की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ। सरिंदा स्टील, लकड़ी, चर्मपत्र और घोड़े के बालों से बना तार वाला वाद्य यंत्र है, जो मुख्य रूप से असमिया गीतों में संगत के लिए और त्रिपुरा के आदिवासी समुदायों द्वारा उपयोग किया जाता है। सरिंदा की उत्पत्ति भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी भाग में पाए जाने वाले ढोद्रो बनम के रूप में जाने जाने वाले आदिवासी वायलिन वाद्य यंत्र से हुई है। इस प्रकार ये पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के संथालों की संस्कृति का आवश्यक हिस्सा है। सरिंदा के सरताज मंगला कांति राय को पद्मश्री पुरस्कार की हार्दिक शुभकामनाएं। वीणा वादनी वरदे। 8वीं कक्षा में थी मैं जब ये गीत सीखा था और तब से अब तक
ये शब्द अपने आप ही मुंह में आ जाते हैं जब भी हम सरस्वती माँ की मूर्ति को देखते हैं। ऐसे ही गीत हमारे मन में, हमारे हृदय में रच बस जाते हैं, जैसे हमारे लोकगीत। और मिजोरम की केसी रनरेम संगी भी तो अपने मिजो लोकगीतों और अपने मिजो लोक नृत्य को लेकर इतने संजीदा हैं कि वो इसका देश भर में प्रसार कर रही हैं। स्वयं तो इनका प्रदर्शन कर ही रही हैं, कितने ही युवाओं को भी इसकी ओर आकर्षित कर रही हैं और प्रशिक्षण भी दे रही हैं। हमारे लोकगीत ही तो हमारी संस्कृति को समृद्ध बनाते हैं और इसीलिए तो केसी रनरेम संगी को मिला पद्मश्री का सम्मान। 3 दशक से भी अधिक समय से मिजो सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने वाली आइजोल की प्रसिद्ध मिजो लोक गायिका केसी रनरेम संगी देश भर में मिजो गीतों का प्रचार कर रही हैं। मिजो लोकगीत की रानी के रूप में मशहूर रनरेम संगी मिजो लोक संगीत और नृत्य को बदलते वक्त की चुनौतियों के बीच भी संरक्षित कर 1992 से ही अगली पीढ़ी को भी प्रशिक्षित कर रही हैं। YouTube पर उनके 50 से अधिक वीडियोस हैं। बचपन में मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे गायन और नृत्य का शौक था। बाद में मुझे मिजो परंपराओं और लोकगीतों से गहरा लगाव हो गया। मुझे पश्चिमी संगीत में कभी दिलचस्पी नहीं रही। मैंने केवल मिजो लोकगीत ही गाए और मेरे सभी ऑडियो एल्बम भी मिजो शैली में ही हैं। कला और संस्कृति विभाग में एक प्रशिक्षक के रूप में नौकरी मिलने के बाद मेरी रुचि पहले से ज्यादा बढ़ गई। मैं मिजोरम के कोने कोने में गई और लोकगीत गाए। मैं न केवल मिजोरम में बल्कि भारत के विभिन्न हिस्सों में और विदेश जाकर भी मिजो लोकगीत गाती हूँ और यह कला दूसरों को आज भी सिखा रही हूँ। मुझे पद्मश्री पुरस्कार के लिए चुना जाना आश्चर्य से भरा है। मुझे 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। हालांकि ये मेरा सपना ही था कि मैं इस पुरस्कार को हासिल करूं। मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मुझे इसके लिए चुना जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ और ये आशीर्वाद है कि भगवान ने मुझे कई वर्षों की कड़ी मेहनत के लिए ये पुरस्कार दिया है। मेरे पास पहले से ही 8 ऑडियो एल्बम थे जिनमें से अधिकांश लोकगीत हैं। मेरे पास आज कई संगीत वीडियो हैं और उन्हें YouTube पर अपलोड किया गया है। केसी रनरेम संगी को छोटी उम्र से ही गायन और नृत्य में रुचि थी, लेकिन जब चर्च के कार्यक्रमों, विवाह समारोहों में गाते हुए लोगों ने उनकी प्रतिभा पर ध्यान देना शुरू किया तो संगीत में उनकी रुचि बढ़ती गई। 1986 में जब परिवार गांव से आइजोल आया तो उनकी कला को निखरने का अवसर मिला। उन्होंने आकाशवाणी में कलाकार के रूप में पंजीकरण कराया। विभिन्न शैलियों के लगभग 50-60 मिजो गीत रिकॉर्ड किए। 1992 में राज्य कला और संस्कृति विभाग में शामिल होने के बाद मिजो लोक गीतों और नृत्य रूपों को सिखाने, प्रदर्शन करने और बढ़ावा देने के लिए देश भर में यात्रा की। केसी रनरेम संगी मिजोरम का एक लोक प्रसिद्ध गायिका है। उन्होंने बहुत कष्ट और बहुत मेहनती से वो संगीत, वो कल्चर, संस्कृति लोगों का बीच में पहुंचाने के लिए बहुत सा मेहनत कर रहे हैं और बहुत सा गाना अभी उन्होंने रिकॉर्डिंग किया और लोगों के बीच पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। भारत सरकार की तरफ से उनको जो पद्मश्री सम्मानित किया गया हुआ है, उसका लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रनरेम संगी पूरे देश में जाकर संगीत प्रदर्शन कर मिजो संस्कृति से लोगों को रूबरू कराती हैं। संगीत के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2017 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मिजो लोकगीत की रानी केसी रनरेम संगी को पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने के लिए बहुत बहुत बधाई। इतिहास के पन्नों में ढूंढता हूं मैं कुछ सुनहरे पल, कुछ बिसरी यादें और हमारे इतिहास के अनमोल पहलुओं को संरक्षित करने वाले इन नायकों की कहानियां जारी रहेंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारे पल।
राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। ट्राइबल लाइफस्टाइल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये है इस गैलरी का नाम, जहां पर आपको हमारे देश के पूर्वोत्तर का पहनावा, उनका रहन सहन, उनके बर्तन, उनके आभूषण और यहाँ तक कि ऐसे मुखौटे भी देखने को मिलेंगे जो दरअसल पूर्वोत्तर की आदिवासी संस्कृति का अभिन्न अंग है। और अगर हम देखें तो ये मुख या मुखौटे, असम से अगर हम इसकी शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत 15वीं शताब्दी से हो गई थी और जितने सत्रह थे असम के, वहां इन्हें बनाने का काम किया जाता था। लेकिन अब वक्त के साथ ये विलुप्त होती चली गई। लेकिन अब समग्री सत्र है माजुली का, जहां पर इस परंपरा को अभी भी आगे बढ़ाया जा रहा है और हेमचंद्र गोस्वामी बचपन से अपने पिता से सीखने के बाद इस मुख या मुखौटे बनाने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। दरअसल ये जो वैष्णवी नाटक होते हैं, भावना, उसमें इन मुखौटों का प्रयोग किया जाता है और इसीलिए ये संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिन्हें सहेज रहे हैं हेमचंद्र गोस्वामी, और इसीलिए इन्हें प्रदान किया गया है पद्मश्री का सम्मान। असम की सदियों पुरानी पारंपरिक मुखौटा बनाने की संस्कृति को संरक्षित करने वाले मुखौटा निर्माता हेमचंद्र गोस्वामी ने पूरे विश्व में राज्य की मुख परंपरा को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख यानी पारंपरिक मुखौटे जो मानव, पशु, पक्षी, देवताओं, राक्षसों सहित विभिन्न प्रकार के चरित्रों को चित्रित करते हैं। भारत के साथ साथ फ्रांस, जर्मनी, इजराइल से भी छात्र मिट्टी, बाल, पुआल आदि प्राकृतिक सामग्रियों से बनाए जाने वाले इन मुखौटों की परंपरा सीखने के साथ साथ सत्रिया नृत्य और बरगीत सीखने हेमचंद्र गोस्वामी के पास समग्री सत्र आते हैं। 100 से अधिक छात्रों को ये कला सिखा चुके हेमचंद्र ने असम के माजुली में संस्था सुकुमार कलापीठ की शुरुआत की। ये कला का सम्मान है, समाज का सम्मान है, तो इसलिए ये कला सम्मान किया, तो इसलिए मैं अच्छा लगा। सरकार तो ये कला को आगे बढ़ाने के लिए तो ये सम्मान करता है, तो इसलिए ये जो सरकार है तो ये सरकार ये तो बहुत अच्छा काम है। ड्रामा के लिए तो ड्रामा मीन्स असमीज कॉल भावना, तो भावना तो असम में होगा, तो असम में भावना शुरू किया पहले असम का गुरु श्रीमंत शंकरदेव, तो गुरुजी ने पहले एक ड्रामा शुरू किया 15वीं सेंचुरी, तो इसी समय ये ड्रामा का नाम सिंह यात्रा। तो सिंह मीन्स एक बड़ा पेंटिंग बनाया कृष्ण कथा, तो पेंटिंग का साथ ये ड्रामा होगा, एक्टिंग होगा, तो संगीत, डांस, मुखौटा ये सभी, तो ये ड्रामा होगा। तो ये ड्रामा के लिए तो गुरुजी ने 2 मार्क्स बनाया, तो ये परंपरा तो ये सत्र, तो सत्र मीन्स सत्संग, भगवान उपासना जगह है। बाप का काम बेटा सीखे, बेटा और बेटा सीखे, बेटा और बेटा सीखे, ऐसे कल अभी तक चल रहा है। तो ये मार्क्स एक कला है। हेमचंद्र गोस्वामी ने 10 साल की उम्र में शंकर देव द्वारा बनाई गई कला में अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उनके पिता रुद्रकांत देव गोस्वामी ने उन्हें कम उम्र से ही मुखौटा बनाने की कला में प्रशिक्षित किया और जैसे जैसे वे बड़े हुए, समर्पण और अभ्यास से इसमें उन्होंने महारत हासिल की। इस विषय के बारे में उनके ज्ञान और सदियों पुरानी परंपरा को जीवित रखने के उनके जुनून ने उन्हें प्रतिष्ठित संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सहित राज्य के साथ साथ देश में कई पुरस्कार दिलाए हैं। हेमचंद्र गोस्वामी मेकिंग the traditional mass from generation to generation, and he transferred his art form to all those who are interested to come and study
this art form. He is teaching them. Now he is running an institution, a big institution, to how to make the mask and how to make the puppet and the techniques and all he is teaching now. I am also a puppeteer. I am a shadow puppeteer in Kerala. So I know the difficulties of the artist, how to make the puppet and how to manipulate the puppet. Hemchandra Goswami is also, he done very hard work and how to teach the art form to others to survive of this art form. Government of India is supporting every artist. He got the Padma Shri award this year. That's why the art form will never die. So government is supporting. I congratulate the Hemchandra Goswami to got the Padma award. ये मुखौटे या मुख 15वीं शताब्दी के सामाजिक और धार्मिक सुधारक श्रीमंत शंकरदेव द्वारा शुरू किए गए, जो लोकप्रिय वैष्णव नाटकों का एक अभिन्न हिस्सा हैं, जिन्हें भावना कहा जाता है। समग्री सितारा पिछले 350 से अधिक वर्षों से मुखौटे बना रहा है। वक्त के साथ इसे जीवंत रखने के लिए कई नवाचार भी किए गए, जैसे लकड़ी के स्थान पर बांस और कपड़े का प्रयोग आदि। लेकिन मास्क बनाने की पारंपरिक प्रक्रिया यथावत है। उनके बनाए मुखौटे देश विदेश के म्यूजियम्स में प्रदर्शित किए गए हैं। सत्रिया मुखौटा निर्माता हेमचंद्र गोस्वामी को पद्मश्री का सिद्ध हुई और आज भी इतने 100 सालों बाद भी ये शाह रशीद अहमद कादरी जैसे कलाकारों के कारण जीवित है। आसान नहीं है ये कला। इसे मिश्रित धातु पर किया जाता है और उसके बाद इस मिश्रित धातु पर चांदी के तारों के साथ अलंकृत किया जाता है। इस कला को पिछले 50 सालों से शाह रशीद अहमद कादरी आगे बढ़ा रहे हैं और उनकी कलाकारी के प्रति सम्मान ही है पद्मश्री पुरस्कार। कर्नाटक के बीदर में पलती धातु के बर्तन पर एक खास तरह की अनोखी शिल्प कला, जिसे पिछले 50 से अधिक वर्षों से आगे बढ़ा रहे हैं बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी। उनकी कला के नमूने देखते ही हर कोई कह उठता है, वाह क्या खूबसूरत कलाकृति है। 700 साल पुरानी इस कला को उन्होंने अपने परिवार के संरक्षण में जाना और समझा। जब रशीद ने इस पूरे कामकाज को संभाला तो उन्होंने इसमें कई तरह के प्रयोग किए, नए डिजाइन और पैटर्न्स पेश किए, फुलझड़ी डिजाइन की शुरुआत की, दरबारी कलाकारों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी तकनीक शीट वर्क को फिर से पेश कर लोगों को प्रशिक्षण भी दिया। ये बिजली वर्क हमारा फैमिली ट्रेडिशनल वर्क है, जो मैं अपने पिताजी से सीखा। मैं ये बिजली वर्क के लिए मैं कई सारे अवार्ड लिया और उसमें से अहम अवार्ड शिल्प गुरु अवार्ड है, जो 2015 में लिया था, और एक नेशनल अवार्ड है जो 1988 में लिया था। इससे पहले कर्नाटका स्टेट अवार्ड, कर्नाटका स्वर्ण स्टेट अवार्ड और भी दूसरे अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड है। और ये काम के लिए मैं बहुत मेहनत करा। मैं वो मेहनत का नतीजा है कि मुझे अल्लाह ताला ने ये पद्मश्री अवार्ड दिलाया। ये अवार्ड मेरे लिए सरप्राइज अवार्ड है ये, और ये अवार्ड मेरे लिए नहीं है बल्कि पूरी बीदर की जनता के लिए है और बिजली क्राफ्ट के लिए है। बीदर में ये जो अवार्ड मिला, ये एक खुशी का माहौल था, ईद के जैसा, फेस्टिवल के जैसा माहौल था बीदर में। मैं बिजली कारीगरों को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि ये लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करना चाहिए। जो भी आदमी जो भी फील्ड में काम करता है वो फील्ड में ऐसा उतर जाना कि अपने आप को वही बना देना। बिदरी कला में जिंक और कॉपर की मिश्र धातु को ढालना, पॉलिश करना, एंग्रेविंग करना, जड़ना और काला करना शामिल है। धातुओं पर सुंदर डिजाइन उकेरे जाते हैं, जिसके बाद जस्ता आधारित धातु पर पहले चांदी के तारों को हाथ से उकेरा जाता है। कादरी ने कई देशों में अपने कार्यों का प्रदर्शन किया है। गणतंत्र दिवस पर भी नई दिल्ली में राजपथ पर कर्नाटक की झांकी में अपनी कृतियों के साथ सजीव प्रदर्शन कर चुके हैं शाह रशीद अहमद कादरी।
हमारे रशीद कादरी साहब भी बचपन से मेहनत करते आए हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड मिला, हमको बहुत बड़ी खुशी है। और इसमें हमको बड़ा गर्व होता है कि मालूम है हमारे क्राफ्ट में इतना ऊपर लेकर गए गवर्नमेंट ने हमको, इससे बड़ा और खुशी क्या चाहिए हमारे को। और हम चाहते हैं कि मालूम है और भी हम इस क्राफ्ट में आगे बढ़ें और भी एक दूसरों को ऐसे ही अवार्ड मिलते रहें। दक्खन क्षेत्र में 14वीं शताब्दी में बहमनी सल्तनत शासन के दौरान इस कला का विकास हुआ। बिदर से निकली इस कला को नाम मिला बिदरी शिल्प कला, जिसकी विशिष्टता वक्त के साथ बनी रहे। इसमें रशीद अहमद कादरी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 80 से अधिक कलाकारों को इसमें प्रशिक्षित भी किया और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों के साथ साथ राष्ट्रीय पुरस्कार, शिल्प गुरु पुरस्कार भी प्राप्त किया। बिदरी शिल्प कलाकार शाह रशीद अहमद कादरी को पद्मश्री पुरस्कार के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे पद्म के आज के इस अंक में हमने आपको रूबरू करवाया ऐसी हस्तियों से जिन्होंने अपने असाधारण जज्बे के साथ ये दिखाया कि हमारे ऐतिहासिक परंपराओं और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित किया जा सकता है। और इसीलिए ये है हमारे जननायक, हमारे पद्म। हमारे पद्म कार्यक्रम का ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।